नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा देव ग्रुप तारानगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और उसका जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो था E बराबर में 2kP/r3, जहाँ P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। और इसका हमने ग्राफ भी देखा था, E और R के मध्य जो ग्राफ एक डिक्रीजिंग लाइन, मतलब इस तरीके का कर्व हमें प्राप्त हुआ था। तो ये है। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र, इसको तो ध्यान देना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था है कुछ इस तरीके की, इस तरीके की एक व्यवस्था है जिसमें दो आवेश जो कि समान परिमाण के होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, इनको बहुत अत्यधिक निकट रख दिया जाए तो यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो हम ये मान के चलते हैं इसका कोई A बिंदु है जिस पर -q आवेश रखा हुआ है, और इसका एक B बिंदु है जिस पर +q आवेश रखा हुआ है, जिस पर +q आवेश रखा हुआ है। देखो ये टॉपिक है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। तो -q जो कि A बिंदु पे रखा है और B बिंदु पर +q रखा हुआ है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो है O, और हम ये मान के चलते हैं दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो है 2l। वो क्या है? 2l, जिसमें से l दूरी इसकी है और l इसकी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं -q और +q से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय रेखा, ये इसकी निरक्षीय रेखा है। ये क्या है? इसकी निरक्षीय रेखा। इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु, इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात आती है निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। अक्षीय रेखा के बारे में मैंने बताया था, -q व +q को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो होती है अक्षीय रेखा। अगर हम इसकी बात करें तो ये होती है अक्षीय रेखा। ये क्या होती है? अक्षीय रेखा। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा होती है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मध्य बिंदु से समद्विभाजित करती हुई, दो बराबर भागों में बांटती हुई जो लंबवत रेखा होती है वो निरक्षीय रेखा होती है। -q +q से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O जो इनको बराबर भागों में बांटता है, इन दोनों को समद्विभाजित करती ही इनके लंबवत जो रेखा है इसे निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ये है निरक्षीय रेखा। ये क्या है? निरक्षीय रेखा। ये क्या है? निरक्षीय रेखा। ठीक है, ये निरक्षीय रेखा। ये क्या है? निरक्षीय रेखा। लेकिन अब वही हमें मध्य बिंदु O से r दूरी पर, हमें मध्य बिंदु O से r दूरी पर, हम ये मान के चलते हैं इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। उस बिंदु P पर, ये बिंदु क्या है? P है, और इस बिंदु P पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, तो हम ये मान के चलते हैं इस विद्युत द्विध्रुव के B बिंदु पर स्थित जो +q आवेश है,
प्लस क्यू जो आवेश है इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव के इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसे हम मान के चलते हैं वो है E1। वो क्या है? E1 सदिश। वो है E1 सदिश जिसकी दिशा है BP दिशा में। और अगर इसकी बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं अगर इसको मिलाऊं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब प्लस क्यू जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर ये जो E2 है ये यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और जिसको मैंने E1 सदिश माना है, E1 इसको विद्युत क्षेत्र को माना है और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो है वो मैंने E2 माना है जिसकी दिशा माइनस क्यू की ओर होगी। लेकिन यहाँ E1 और E2 दोनों दिशाओं में एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा इसे हम देखते हैं। तो देखो इसे सबसे पहले अगर हम बात करें माइनस क्यू आवेश से जो बिंदु P है इसकी जो स्थिति है वो थीटा है, ये भी थीटा होगी। अब देखो इसे अगर E1 और E2 जो हैं जो कि दोनों दिशाओं में अलग अलग हैं लेकिन परिणामी दिशा ज्ञात करने के लिए हम E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं जिसका एक घटक होगा क्षैतिज घटक। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो देखो इसे अगर हम बात करें ये जो थीटा है थीटा की स्थिति में इस E1 के दो घटक होंगे जिसमें ये वाला घटक होगा E1 कोस थीटा और ये वाला जो घटक होगा वो होगा E1 साइन थीटा। ये वाला जो घटक होगा ये होगा E1 साइन थीटा। इस E2 को अगर हम दो घटकों में वियोजित करें तो यहां पर आएगा E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। और अगर E2 को दो घटकों में वियोजित करें तो ये होगा E2 कोस थीटा और ये होगा इधर ये होगा E2 साइन थीटा। जिसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, जबकि E1 और E2 कोस थीटा दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में। ये बिंदु P है। अब कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। तो देखो इसे तो B बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इसको हम E1 मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र को क्या मान के चलते हैं? E1। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो E बराबर में KQ/R² होता है, जहां R दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर E1 बराबर K प्लस Q है, इसका परिमाण Q। अच्छा, अब इन P बिंदु पर हम यहाँ पर Q0 आवेश को रखा हुआ मानते हैं, लेकिन यहाँ P बिंदु है, इसकी दूरी इस प्लस Q से कितनी है? प्लस Q से ये जो दूरी है, तो देखो ये है R, यहाँ से यहाँ तक R, ये है L, तो ये कितनी होगी? ये होगी √R² प्लस L²। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो √R² प्लस L²। उसी तरीके से ये भी √R² प्लस L² होगी, ये भी √R² प्लस L² होगी, क्योंकि जितनी दूरी प्लस Q से P की है उतनी दूरी माइनस Q से P की है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना।
ये दूरियां समान हैं, तो E1 बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, जिसकी वजह से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और केवल बच गया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर क्या होगी, इस अंडर रूट को हटा देगी। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण अगर देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसको मैं यहां ले लेता हूं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, माना वो E2 है, वो क्या है, E2 है। तो E2 बराबर भी क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब माइनस क्यू से भी दूरी P की उतनी है जितनी इसकी थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण से ये चीज आ गई। अब क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या है, समान है, क्योंकि P की जो दूरी है माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से समान है, इसलिए E1 और E2 का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो E1 बराबर में E2 दोनों ही क्या हैं, के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है, दोनों ही समान है। लेकिन E1 और E2 दोनों दिशाओं में अलग अलग है, इसलिए इस बिंदु P पर इन दोनों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने E1 को दो घटकों में वियोजित किया, मैंने E2 को भी दो घटकों में वियोजित किया, लंबवत और क्षैतिज घटक। लेकिन क्या होता है, क्योंकि E1 और E2 दोनों समान हैं, इसलिए E1 और E2 के जो लंबवत घटक हैं, E1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, E2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों परिमाण में समान हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और इनके जो क्षैतिज घटक, E1 का क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा और E2 का क्षैतिज घटक E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों इस बिंदु P पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दोनों के योग के बराबर होगी, और E बराबर में E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा होगा। चूंकि E1 बराबर में E2 है तो मैं E1 को E2 या E2 को E1 मान सकता हूं, तो E बराबर में क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा 2E1 कोस थीटा, 2E1 कोस थीटा। या फिर E बराबर मैं कर सकता हूं 2 गुना में E1 का मान या E2 का मान दोनों का समान था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अच्छा, बात आती है कोस थीटा की। तो देखो फिर थीटा के सामने वाला लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आधार है L और कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं इस कोस थीटा की जगह मैं इसका मान रख देता हूं, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आधार है L और कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, L अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1/2, चाहे तो मैं इसे अंडर रूट लिखूं चाहे पावर 1/2 लिखूं। तो यहां तक ये क्लियर होगा, ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो मैं इसे कुल मिलाकर KQL, देखो एक तो ये रहा और आधा ये रहा, एक और आधा होता है 1.5, और 1.5 को 3/2 भी लिखते हैं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। ये चीज है, ये नोट कर ली होगी, अब मैं इसको यहां लिखता हूं। देखो अब इसे, तो यहां पर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E बराबर में KQ इंटू में 2L
और यहाँ पर आ जाएगा 1 और आधा 1.5 r² प्लस l² की 3/2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कहती है कि P बराबर में Q इंटू में 2L होता है। देखो Q विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी जो कि 2L है, इसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो इसको भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और E बराबर में हो जाएगा कि P अपॉन में r² प्लस l² की 3/2। यहाँ तक ये क्लियर है? वो चीज़ तुमने समझ ली होगी, नोट की होगी। मैं उधर लेकर आता हूं इसे। बच्चों इसे साथ के साथ लिखते रहना जो पहले के स्टेप है, और उससे इसको समझते रहना है तुम्हें। तो E बराबर में KP अपॉन में r² प्लस l² की 3/2। लेकिन क्या होता है, हम इसको आगे देखें। जो R होता है मध्य बिंदु से, जहां पर हम बिंदु P, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, वो विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका जो स्क्वायर का मान है वो l² से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम बात करें r² की तुलना में जो l के स्क्वायर का मान है वो बहुत कम, 0 नहीं होता लेकिन अप्रोक्स इक्वल्स टू 0 होता है। तो r² की तुलना में l² को नगण्य मानने पर और इसके बाद इसको अगर हम लें इसको समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से तो E बराबर हो जाएगा के P और यहाँ पर हो जाएगा केवल r², क्योंकि L को हमने R की तुलना में नगण्य माना था और स्क्वायर की तुलना में उसे नगण्य बिल्कुल मान के उसे हटा दिया था। तो 3/2, 2 से 2 गया। तो E बराबर में हो जाता है KP अपॉन में r³, जो कि परिमाण रूप में एक फॉर्मूला बन जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारे पास किसमें, परिमाण रूप में। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, परिमाण रूप में, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो हम लिख सकते हैं परिमाण रूप में, जो कि समीकरण 4 के रूप में हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इसे, जो इस बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि E1 cos θ और E2 cos θ ये दोनों जुड़े थे, E1 sin θ और E2 sin θ दोनों निरस्त हो गए थे, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में होगी। और ये जो दिशा है वो +Q से -Q की ओर है, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की ओर होती है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र P -Q से +Q दिशा से विपरीत दिशा में है, इसलिए इन वेक्टर फॉर्म अगर हम बात करें, सदिश रूप में अगर बात करें, तो अगर हम E सदिश निरक्ष की बात करेंगे तो ये क्या होगा, -KP सदिश अपॉन में r³ r²। तो इन वेक्टर फॉर्म ये वाला फार्मूला है। यहां तक समझे? अब देखो इसे, उसी तरीके से अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर E और R के मध्य में ग्राफ खींचे, R के मध्य अगर हम ग्राफ की बात करें, तो ये अगर E है, ये अगर R है, तो देखो ये है E, ये है R। तो उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, E समानुपाती है 1 अपॉन में r³, जैसा कि हमने यहाँ देखा
ई समानुपाती है 1 में आर की क्यूब, ई समानुपाती है 1 में आर की क्यूब, इसलिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल लाइन होगी और इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, जिसमें हम लिख सकते हैं ई समानुपाती 1 में आर की क्यूब। इसे नोट करो। इसे नोट कर लिया होगा। अब देखो इसे, अब बात आती है, मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करवाया। एक मान था अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान और एक था निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान। दोनों की अगर हम तुलना करें, अक्ष और निरक्ष पर दोनों की तुलना करें, तो जो ई अक्ष है, ई अक्ष है जिसका मान होता है 2kP r की क्यूब r की कैप, यही था। और ई जो निरक्ष था वो था -kP में r की क्यूब r की कैप। तो देखो अगर दोनों की तुलना करते हो तो देखो ये पता लगता है निरक्ष से इसका मान दुगना है। परिमाण रूप में देखोगे तो दुगना है, सदिश रूप में देखोगे दुगना है, लेकिन दिशा में विपरीत है। तो यहाँ पर इसके परिमाण में हम कह सकते हैं कि जो ई जो अक्ष है वो दुगना है ई निरक्ष से, वो दुगना है ई निरक्ष से। ई निरक्ष से दुगना है और माइनस भी है, हम इसको माइनस को लिखा सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो ये इनमें तुलना होगी, जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष में तीव्रता का 2 गुना होता है और एक दूसरे के विपरीत होता है। परिमाण रूप में तो 2 गुना होता है और दिशा की बात करें तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका वो करेंगे अगली क्लास में। और मैंने बेटा बताया है जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास के अंदर, उस नए चैप्टर से पहले हमें ये बेसिक जो टॉपिक हैं, जो पहले के टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल लगभग एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि आएंगे वो टॉपिक हैं और आगे के टॉपिक जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। इसलिए सीक्वेंस वाइज जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बोर्ड पर, इसे बहुत अच्छे तरीके से करें, इसे सीखें और उसे याद करें। शायद कॉपी में लिखवाया हुआ है, फिर भी मैं PDF है वो अपनी वीडियो के साथ साथ तुम्हें भेजता रहूँगा। बस यही है, तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझो और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।